एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम जो वीकली करंट अफेयर की, जो आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आपकी क्लास जो टेट सुपर टेट उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम है जिस वहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है वहाँ के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप क्लास देखिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जैसे मान लिया एसडीआई इंडेक्स है जो आपको नहीं पता होंगी आज तक, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपने जो सिर्फ फैक्ट पढ़े होंगे तो कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें और सिखाई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। भाई देखो सबसे पहले इट इज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। और स्टार्ट करते हैं भाई। तो पेशेंस बनाए रखें थोड़ी सी, क्योंकि देखो ये जो क्लास है 15 दिन के जो हमारे करंट अफेयर है सितंबर मंथ का, उसकी क्लास है तो थोड़ी लंबी तो होगी। और फिर ये डीप एनालिसिस का तो अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस तरह से नहीं आ रहे कि भाई आपके फैक्ट हो, तो अंदर से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे देख सकते हो, चाहे एफसीआई का हो या आपका जो आरबीआई, जो अभी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं आप देख सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में भी बहुत सारी डीपली पूछी जा रही हैं। कि जैसे मान लिया ये भाई, ये नहीं पूछेगा कि भाई ये एसडीआई में इंडेक्स में कितनी हमारी रैंक है, ये पूछेगा कि भाई उसमें कितना स्कोर किया, तो क्यों किया, तो फिर घूम जाते हैं। तो इस चीज़ को सारी आपको आंसर मिलेंगे इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो बुक वाली बात है, बुक तब पढ़ो जब अपने आप जो आपके सब्जेक्ट टीचर है ना उनको उसकी शब्दावली को आपको समझा दे और कॉन्सेप्ट को समझा दे, तब बुक पढ़नी चाहिए, अदरवाइज बुक समझ में नहीं आएगी। तो एक कहावत है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो ये वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पिछले दिनों है ना ब्रिटेन की महारानी के बारे में जो बहुत पढ़ा दिया होगा बहुत लोगों ने, और बहुत आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगी और डिफरेंट एग्जाम क्या पूछेगा, ब्रिटेन की महारानी की दादी की पोती के बारे में नहीं पूछेगी। तो ये पूछेगी कि यूपीएससी क्या पूछती है, यूपीएससी की डिमांड है कि जो भारत की जो उससे क्या समानताएं हैं, वहाँ की जो महारानी है या वहाँ के पद से क्या समानताएं हैं। तो इस चीज़ को सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले देख लेते हैं व्हाट आर यू आर रीडिंग। तो क्या क्या जो पढ़ रहे हो आज देखो। पॉलिटी में पढ़ेंगे हम जो ब्रिटेन सम्राट और जो भारत का जो राष्ट्रपति, एक तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि इस तरह से पढ़ाया जाता है। जो ये हमारा जो स्टैटिक को करंट अफेयर से रिलेट कैसे करते हैं वो आप क्लास में देखो करोगे तो आप समझ में आ जाएगा। फिर समान नागरिक संहिता जो, फिर इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम जो 1991 के आर्थिक सुधार और जो वस्तु स्थिति। फिर हमारा जो मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना। और साइंस टेक्नोलॉजी में देखेंगे हम जो साइंस टेक में जो भारत में साइबर सुरक्षा तंत्र में सुधारों की आवश्यकता। और फिर है एनटीपी समीक्षा सम्मेलन और संबंधित पक्ष, आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना का नया ध्वज। फिर है आपका जो पोर्ट वाइन्स स्ट्रेन। फिर है आपका जो क्राइम मल्टी जो एजेंसी सेंटर क्राइम एमएसी क्या है, तेजस मार्क 2 और इकोवैक्स वैक्सीन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और आईआर में इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें देखते हैं तो म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस ट्रीटी क्या है। तो वोस्टोक 2022। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे अर्बन फ्लड क्या होता है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपका जो ज़ॉम्बीज आइज, स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के बारे में देखेंगे। और मिस क्वेश्चन में जो इसका जो सबसे ऊंचा सिंगल्स आर्च रेलवे पुल कहाँ है। सोशल इशूज में देखेंगे भाई केंद्रीय महिला कर्मचारी विशेष मातृ अवकाश के बारे में। विद्यालयों में जो नामांकन की स्थिति क्या है। आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे नुआखाई जो पर्व है उसके बारे में देखेंगे। और वन लाइनर फैक्ट और जो PYQs क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस को हैं सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्वेश्चन कितनी औकात नहीं है। तो व्हाट आर द नेक्स्ट क्या देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारा जो अर्बन फ्लड के बारे में समझते हैं भाई। अर्बन फ्लड होता क्या है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक चुनौती लेकर आया है। देखो ये देखो डिफरेंट न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ है। देखो इंडियन एक्सप्रेस है। तो द फ्लड्स इन पाकिस्तान द बियरिंग द सिमिलरिटीज टू दीज ऑफ दोज इंडियाज। तो क्या है इसमें सिमिलरिटी, तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे हम। तो अब देखते हैं, तो द हिंदू ने भी इन्होंने बहुत ने कवर किया हुआ। तो चर्चा में क्यों है, ये पाकिस्तान के लिए चुनौती लेकर आया है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान से नफरत करते हैं, कि हम देखेंगे कुछ पाकिस्तान से नफरत करते हैं या ले, बल्कि जो इसलिए समझना होगा क्योंकि आजकल यूट्यूब पर जो इतने ज्ञानी पंडित हो गए हैं, क्योंकि कई जो नए अवतार ले लिया कई ने, कि लेकिन जो इनके पीछे क्या समझ है वो नहीं समझाते। आप अधिकारी के पद पर हैं तो बैठे हैं, तो आपको समाधान क्या होने चाहिए, इसके समाधान ये पता होना चाहिए और कैसी स्थिति से इस स्थिति को निपटा जा सकता है ऐसे अर्बन फ्लड से। तो क्लाइमेट से ज़्यादा इसका क्या लेना देना है। अर्बन फ्लड का क्या मतलब होता है, शहरी बाढ़। अर्बन का मतलब होता है शहरी बाढ़ से होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शहरों में जो कंक्रीट की बन चुकी हैं जो सड़कें हैं ना हमारे जो भाई देखो कंक्रीट की बन चुकी हैं,
और पुराने ज़माने में जो कंक्रीट की पूरी तरह से जो रोड नहीं बने हुए थे, तब जो इतना सारा पानी जो पानी आता था, जैसे बारिश होती थी, जैसे अभी देखो अभी बेमौसम बरसात हो चल रही है, तो मिट्टी के द्वारा जो ऑब्जर्व कर लिया जाता था, कच्चा था, मिट्टी थी, मिट्टी जो ऑब्जर्व कर लेती थी। अब वहीं जो ऑब्जर्व नहीं होता, अब ऑब्जर्व क्यों नहीं होता? क्योंकि कंक्रीट की सारी जो पक्की सड़कें बन गई हैं, ज़्यादातर पक्का हो गया, तो ड्रेन सिस्टम जो शहरों का जो ठीक रूप से नहीं है, वहीं थोड़ा गाँव में तो ठीक ठाक अभी जो, तो यह जमा होगा, वो जमा होगा कहीं कहीं पे, कहीं ना जहाँ जहाँ भी पक्का होगा, जहाँ इनको भाई पानी को जगह मिल जाएगी, वहाँ पे जमा हो जाएगा। इसलिए पानी अब जाए तो जाए कहाँ? भाई कच्चा तो है नहीं कि भाई ड्रेन सिस्टम से नीचे चला गया भाई, तो वाटर लेवल इसकी देखो, इससे वाटर लेवल की भी प्रॉब्लम दूर हो रही, वो जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी कि वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है डे बाई डे। जो परवलित का मतलब होता है, परवलित का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। कई बार जो सारे जो देशभक्त जो इसके बारे में पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि बहुत सारे देशभक्त हमें देख रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान है ठीक है, अच्छा फ्लड आ रही है, ये है वो है। अरे नहीं भाई, देखो वो भी एक कोई आदमी है, दूसरी बात तो उन्हें भी देखो, उन्हें भी जीने का अधिकार है। फिर जो समझदार योग्य व्यक्ति है, देखो सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंस बात पे गौर करिए क्या है, तो बात पे गौर करने वाली है कि वह समस्या यह देखने के लिए पड़ेगा, जो एक समझदार व्यक्ति होगा कि वो इसको इस एंगल से देखेगा कि यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सोचने वाली बात है, ये नहीं कि नहीं पाकिस्तान है कि भाई ये है। तो इस तरह से तो हमें सीखने की जरूरत होती है। एक्चुअली हमारे देश में ना जो पहले है ना, पहले से कुछ जो वो नहीं किया जाता है, जब आग लग जाती है तब कदम उठाए जाते हैं। तो जब आग ना लगे तो इस तरह की जो मान ले इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी बाढ़ ना आए, तो उस तरह को कदम हमें सीखने की जरूरत है और उठाने की जरूरत है। हमारे देश की लगभग देश की जो 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो बाढ़ के क्षेत्र में आने की पूरी संभावना है, ये अपने आप में जो बहुत बड़ा वो है जो, तो इसमें हमें काम करने चाहिए। तो देख लेते हैं जो बाढ़ से लगभग 75% जो बिहार, यूपी और जो यूके चार को झेलना पड़ता है, 75% पंजाब इसमें। और जियोग्राफिकल बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र में जो असम है, जो इंटेंसिटी और जो फ्रिक्वेंसी की बाढ़ की असम में ज़्यादा आती है। देखो ज़्यादा जो नुकसान झेलते हैं कौन कौन से, उसमें बिहार है, यूपी है और यूके मतलब उत्तराखंड है और पंजाब, 4 राज्य हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा और जो आती है तो उसमें जो उसके हिसाब से जो असम में आती है। लेकिन एरिया वाइज जो देखेंगे तो यूपी, बिहार, पंजाब, यूके में क्षेत्र है। तो अधिकतर हमारे जो शहरी जो देखो, ये देखो मेन इंपॉर्टेंस है, समुद्र किनारे हैं और उसे समुद्री ज्वार भाटा आता है। तो जो भाटे के टाइम जो समुद्र पीछे हटता है, अब पीछे कदम हटाता है, जैसे समुद्र आ रहा होता है, तो वह जो समय पानी तो ले लेता है। और इसमें जो घनघोर बारिश हो रही हो, अब उसमें जो पानी भी हो और जो फिर घनघोर बारिश हो जाए, तो जो टाइड है, ज्वार भी आ जाएगा इससे जो। और समुद्र का जो पानी और जमीन का पानी की जगह नहीं मिल पाती, कहाँ जाए, तो तटवर्ती क्षेत्रों में जो आसपास है उनमें जो बाढ़ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी याद हो कि जो बेंगलोर में भी जो ऐसी स्थिति बनी हुई थी, तो बेंगलोर भी जो ऐसी बारिश में कुछ ऐसी बारिश थी कि घनघोर बारिश हुई। लेकिन घनघोर बारिश नहीं, बहुत जगह पर जो पानी जमा हो गया, पानी थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो शहरों में देखने को मिल जाएगा कि पानी जमा हो जाता है और जो एक तरह की जो भयानक स्थिति बन जाती है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज और जो वर्षा के कारण जो परिवर्तन के कारण वर्षा में जो फ्रिक्वेंसी, तीव्रता और वर्षा के समय में जो बदलाव आ चुका है, कहीं भी कभी भी जो स्थितियां भयानक हो सकती हैं। जरूरी है कि जो हम समय रहते जो हमें कदम उठाना चाहिए। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ ध्यान रखना है तो ये कदम उठाना चाहिए। कदम उठाने जो जब उठाएंगे जाएंगे, जब जो गवर्नमेंट इस तरह से कुछ समस्याओं को बारीकी से ध्यान देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए कि इस पर ध्यान देने के भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो जियोग्राफी में जो शहर 3 प्रकार के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझाई जा रही है जियोग्राफी की तरफ से। तो कैसे होते हैं? फर्स्ट है हमारा जो नियोजित शहर होता है, फिर होता है हमारा अर्धनियोजित शहर, फिर होता है हमारा अनियोजित शहर। तो चंडीगढ़ जो गांधीनगर जो प्लान सिटी कहलाती है, इस शहर को बसाने से पहले जो इनका पूरा जो मैप बनाया गया था, तय किया गया था कि कहाँ पे शहरों में स्कूल होगा, कॉलेज होगा, बाजार कैसे होगा, सारी चीजें कराई गई थी। और अर्ध नियोजित में क्या होता है, कुछ हिस्सा जो नियोजित होता है, कुछ जो नियोजित नहीं होता। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में उत्तरी दिल्ली और जो चांदनी चौक है वो अव्यवस्थित है, अनियोजित है। लेकिन जो दक्षिणी दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, जो है वो नियोजित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अनियोजित का मतलब होता है कुछ, अनियोजित का मतलब कुछ प्लान नहीं है, फिर भी जो कहीं भी कुछ भी बनाकर कुछ भी आके रहने लगे कुछ भी। तो कुछ लोग सड़क की देखा होगा ना आपने, कुछ लोग जो सड़क पर जो सीढ़ियाँ बनाएंगे, उनको जो लगता है कि जो पृथ्वी का सबसे बड़ा अद्भुत चीज उन्होंने प्राप्त कर ली है। सड़क को जो सभी के लिए है, लोग जो बड़े अजीब हैं, छोटी सी जो जमीन को पुण्य के रूप में जो दान कर सकते हैं, लेकिन जो सड़क के जो किनारे पायदान करने से उन्हें जो सारे जो पाप
लग जाते हैं कि भाई इस तरह से सारे पाप लग जाते हैं। उसको नहीं देखा ना, वो सड़क पे जो उस पर पायदान अपना जो थोड़ी सी देखो, पता नहीं सबसे बड़ा जो काम तुमने कर लिया। अगर तुमने एक तुम्हारी जो पैड़ी है अगर उस पर लगा रख दी तुमने गली में या उसमें, तो चल गली में निकलने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन वो उसमें उसको उसी में मजा आता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके लिए भी, जो इस तरह का है डोल काटने का। डोल काटते हैं जैसे गाँव में दिखता हो, उसको सारे खेत से मतलब नहीं है, लेकिन वो 1 इंच या 2 इंच मान लिया 1 फुट के लिए वो परेशान होते रहते हैं। तो यदि भारतीय लोग जो समझ जाए तो वह बहुत सारा जो उपकार और पुण्य इस पृथ्वी पर जो आने के बाद भी प्राप्त कर लेंगे। तो यदि इस चीज़ को समझ ले कि भाई देखो ये जो है रास्ता है सबके निकलने के लिए, पुण्य काम है, लोग वैसे तो काम करेंगे पुण्य के यार ठीक है, लेकिन वो उस तरह से सबको वो करे। अब उसमें तुमने एक मान लिया पैड़ी आगे रख दी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो सोचने वाली बात है। तो अनियोजित पहल जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, तो ये अनियोजित जो शहर में बसाने वाली स्थिति वाले में जो आता है, और ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे देश में ही है, ये विकसित राष्ट्रों में भी थी। इनसे जो जालीनुमा, तो ये जो बाढ़ वाली प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि हमारे देश में आ रही है। तो जितने भी विकसित है, जितनी डेवलप्ड कंट्री है, उनमें सब पहले आई थी। उन्होंने किस तरह से फेस किया, तो ये सारी जो समाधान बताऊंगा आपको। उन्होंने जालीनुमा सीमेंट बनाई, जो सड़क बनाई, तो सड़क के बराबर में नहीं हो तो फुटपाथ टाइप, तो वहाँ पे जो सड़क बनाई तो कंक्रीट की बन गई, लेकिन उनमें जालीनुमा जो ग्रिड टाइप बना दिए, तो वो देखो कंक्रीट भी रहेगी और उससे पानी निकल के नीचे जमीन तक पहुंच जाएगा, तो सबसे आसानी से पहुंच सकता है। तो सबसे अच्छा ये देखो एग्जाम्पल है। और देखो आप देख लेते हैं इसके जो हाल ही में पाकिस्तान के भारी बाढ़ के कारण जो शहरों में बड़ी समस्या का गंभीरता से प्रचलित है, तो दोनों में दिया हुआ है। देखो मैंने जो द रिसेंटली हैवी रेन फ्लड्स इन पाकिस्तान फर्दर द रेनफॉरेस्ट इन द सीरियस ऑफ द अर्बन फ्लडिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया सिटीज। तो अर्बन फ्लड के बारे में बता दिया। बाढ़ एक सामान्य जल जो प्लावित नहीं होने वाले क्षेत्रों के जल के बड़े जो निकाय के प्रति प्रवाह के जो परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार जो शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ तीव्र या दीर्घकालीन वर्षा के कारण होती है, जल निकासी व्यवस्था क्षमता को जल प्लावित कर देती है। शहरी बाढ़ ग्रामीण बाढ़ से जो प्रभावित जनसंख्या के परिणाम और आकार दोनों संदर्भ में भिन्न होती है, क्योंकि उनके नगरीकरण से जो खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। और इस प्रकार जो शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण जो बड़ी संख्या में लोगों को जो प्रभावित करती है ये। तो डिड यू नो द नेशनल फ्लड कमीशन के अनुसार देश में 40 जो मिलियन हेक्टेयर भूमि जो बाढ़ के क्षेत्र में के लिए संवेदनशील है। तो देश में जो बाढ़ आने के लिए कुल नुकसान का जो 27% बिहार और 33% यूपी में और उत्तराखंड और 15% पंजाब में होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो आपदाओं के कारण जो भारत की औसत वार्षिक जो आर्थिक हानि जो 9.8 अरब डॉलर है, जिसमें 7 अरब डॉलर से अधिक नुकसान का कारण बाढ़ है। सेट जो देखते हैं नेक्स्ट है भाई हमारा शहरी बाढ़ के प्राकृतिक कारक क्या है। तो सारी चीज बता दी है मैंने। मौसम संबंधी कारक कौन कौन से, भारी वर्षा होना, चक्रवाती तूफान, तड़ित जो झंझावातों के साथ जो अचानक जो शहरी क्षेत्रों में जल तीव्रता गति प्रभावित होती है और उन निचले क्षेत्रों में जल अवरुद्ध हो जाता है। तो जैसे ये हो गया भाई, जितने भी मतलब कूड़ा करकट जैसे पॉलीथीन वगैरह नाली में वो जो रुकावट पैदा कर देती हैं, और जिससे कि पानी जो नीचे बाहर नहीं पहुंच पाता, तो पानी की जो निकासी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी, पानी भर जाएगा। जलीय कारक क्या है, तटवर्ती प्रवाह जो प्रणालियों का संजाल, तटीय शहरों में जल निकासी बाधा उत्पन्न करने के लिए उच्च ज्वार की घटनाएं शहरी बाढ़ के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है। जलीय परिवर्तन, जल परिवर्तन के लिए जलवायु परिवर्तन चरम सीमा मौसम उत्पन्न घटनाएं हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जो निम्न अवधि के भारी वर्षा के अनुवर्ती जो वृद्धि हुई है, जिसमें जो उच्च वर्षा जो अफवाह की स्थिति बनती है। शहरी बाढ़ के कारण जो मानव जनित कारक क्या है, तो अनियोजित जो शहरीकरण, जिसके मैंने बता दिया अनियोजित कारण, जैसे मैं अपनी कुछ भी है मान लिया, वो मैंने बताया ना एक पैड़ी जो बाहर रख लेते हैं उनमें से जो उनकी जो परिणाम स्वरूप जो उपलब्ध संसाधनों के अत्यधिक और नियोजित उपयोग होता है, जिसमें जो शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ता है। आप जो अपशिष्ट प्रबंधन, जो घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक अपशिष्ट निर्माण, मलबे की जो उचित संग्रह और जो उपचार के बिना नालियों के निरीक्षित करना, जल निकासी और जो क्षमताओं को कमजोर का महत्वपूर्ण योगदान देता है। हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में 10 वर्षों में से भी अधिक पुरानी जल निकासी प्रणाली को निर्भर है। पुराने शहर के बजाय जो केवल मुख्य शहर के लिए कुछ छोटे से हिस्से में लिए पर्याप्त है। जल जमाव, भारतीय शहरों में जो बढ़ते हुए निर्माण और जो उद्योग के जाने वाली सामग्रियों के प्रति जो कठोर और जो गैर छिद्रपूर्ण निर्माण सामग्री के कारण जो जल जमाव की समस्या बढ़ रही है। क्रियान्वयन के कारण की कमी में क्या है, पर्यावरणीय जल प्रभाव आकलन में जल संचय सतत शहरी
एवं जल निकासी प्रणाली के जो प्रावधानों इनका प्रभाव क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। फिर केंद्र और राज्य जो जितने भी शासित राज्यों में भिन्न राजनीतिक दलों के लिए सरकार होना, उनका जो प्रमुख कारण है अवैध खनन गतिविधियां है। भवन निर्माण के लिए उपयोग में जो नदी और जो क्वार्टर जाइट्स का अवैध खनन नदी और जल के लिए प्राकृतिक तल को नष्ट कर देता है। यह मृदा कटाव के कारण जो बनता है और जो यहाँ पे जल निकास की जो जल धारणा क्षमता को कम कर देता है। और यहाँ प्रवाह, इससे प्रवाह गति और जो पैमाने में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए जयसमंद और झील और जो जोधपुर कावेरी नदी तमिलनाडु, ये इसके उदाहरण है। और फिर हमारा जो पूर्व आपदा प्रबंधन की योजना की उपेक्षा। भारत में जो शहरी बाढ़ को निपटने के लिए पूर्व आपदा प्रबंधन योजना के लिए बजाय जो मुख्य रूप से जो आपदा उपरांत बाद में देखते हैं कि भाई इस तरह का काम हो गया, अब इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। प्रयासों में अधिक जो ध्यान केंद्रित किया जाता है। सामुदायिक जो भागीदारी का भाव, भारतीय शहरों में जो नियोजित के लिए क्रियान्वयन के लिए शहरों में अधिक भागीदारी का भाव है। और यह मुख्य रूप से जो सरकारी अधिकारियों के जल निकासों के जो सदस्यों की उदासीनता और जो शहरों के लोगों की जागरूकता का भाव के कारण है। तो समाधान क्या है, देखो इसके समाधान देख लेते हैं। वर्षा के लिए बेहतर जो पूर्णांक और ग्रिड वाले मैंने बताई दिया आपको, ग्रिड जाली का यूज करते हैं। और प्रभावी आपदा पूर्ण योजना, शहरों में बाढ़ जो संभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रूप से जो मार्गदर्शन जो और पर्याप्त जल निकासन के लिए अवसंरचना, पूरा जल निकलना चाहिए उसके लिए। तो उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, जो स्थानीय निकायों की भूमिका जो अधिक सशक्त बनाना, शहरी बाढ़ प्रबंधन और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों को जो प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए जल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो प्रशिक्षित करना, खाद्य और दवाओं की जो उपलब्धता सुनिश्चित कराना, नागरिकों को दबाव दो बचाव का प्रशिक्षण देना, निजी क्षेत्र में जो प्रबंधन से संबंध करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण, शहरी लोगों के लिए रहन सहन और उनके जो जीवन शैली में संबंधी मानकों का जो अपनाना, पूर्ववर्ती आपदाओं के अनुकरण जो ग्रहण करते हुए सुरक्षा समुचित कदम उठाना, ये सारी चीजें हैं। और देखो इसमें देख लेते हैं CS मैन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस जब तक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, जब तक हमें ये नहीं पता किस डायरेक्शन में करना और कितना करना। तो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में जल 10 लक्ष्य नगरों जैसे हैदराबाद, पुणे जैसे स्मार्ट सिटी के मिलने संदिग्ध में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, उनके निरानीकरण के लिए उपाय सजाइए। तो 200-250 वर्ष बाढ़ों में लिखना है, तो ये मैंने बता दिया, इसी को लिख देना। और दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, कई वर्षों में उच्च तीव्र जो वर्षा के कारण जो बाढ़ों की बराबरता बढ़ती है और जो शहरी क्षेत्रों के कारण जो उन वर्षा के करते हुए जो घटनाओं के लिए जोखिम करते हुए और तीव्र क्रियाओं के लिए प्रकाश डालिए। तो ये GS पेपर 2016 का GS पेपर 3rd में क्वेश्चन है ये। और देखो ये GS पेपर 16 में ही फर्स्ट में क्वेश्चन है। देखो कितनी खूबसूरती, देखिए इसको, भारत के जो प्रमुख नगर बाढ़ जो दशाओं के कारण में सुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। तो अपने आप में देखो सोचने वाली बात है। और देखो बड़ा ही अद्भुत है, एक सवाल जो 2 अलग अलग पेपरों में और 2016 में, तो ये कैसे आ सकता है। आप इनमें से कई लोग पूछेंगे कि ये सवाल जो कॉपी पेस्ट कैसे हुआ गया। देखो पेपर 1 की पहला ये पेपर 1 में है और ये पेपर 3rd में है, ये अलग अलग है। इसको बनाने वाले अलग अलग व्यक्ति है। उनको जब पेपर बनाने के लिए दिया जाता है तो बोला जाता है कि पिछले ईयर के जो लास्ट ईयर के जो उसमें वो ना हो, भाई जो रिवाइज ना करे, वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये प्रीवियस ईयर का। तो इसलिए अलग अलग पेपर है, अलग अलग मास्टर है, अलग अलग, तो हो सकता है कि देखो तो अलग अलग देखो मैच कर गई थोड़ी सी, तो इसलिए ये एक साथ आ गया। और जो अब देखो हर कोई जो इस विषय को थोड़ी जो पढ़ा सकता है, जो इस तरह की जो देखो ये पढ़ाया जा रहा है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, अपनी अपनी लिमिटेशन है। जहाँ हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी बात अलग है, सभी विषय जो पढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो कई मास्टर जो है ना, लोग तकलीफ में है। उन्हें तकलीफ होती है कि जो मैं इतने विषय कैसे पढ़ा रहा हूँ। उन्हें लगता है कि जो विषय में मैंने जो नहीं पढ़ाने चाहिए, उनके पीछे जो कई कारण उनको बताए गए हैं कि भाई कैसे बताते हैं कि हम जो उनके विषय के लिए इंटरफेयर कर रहे हैं, कि भाई मैं जो हूँ उन्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो उनके लिए उनके सब्जेक्ट में इंटरफेयर है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि वे लोग जो इतना विषय इतना बेहतर पढ़ाएं कि दूसरे को मास्टर की जरूरत ही ना पड़े। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए इससे ज़्यादा कल्याणकारी कार्य नहीं होगा कि मास्टर समझे और जो बेहतर पढ़ाए और थोड़ी ईर्ष्या को कम करें। बड़ी ईर्ष्या आजकल जो बढ़ गई है और बहुत सारी जो चीज़ें मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो स्थितियाँ भयानक होती जानी है, कि इससे ईर्ष्या करनी है बस, ठीक है यार, कि इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट कैसे पढ़ा रहे हैं, वो हिस्ट्री कैसे पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी कैसे पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा रहे हैं। तो भाई पढ़ा सकते हैं, अगर तुम पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आप में देखो ये मैंने एक अच्छा जो टॉपिक कराया है। और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट। भारत जो ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति, एक तुलनात्मक अध्ययन, इसके बारे में देखेंगे। तो ब्रिटेन
में जो हुआ है उससे जो कोई हमें मतलब नहीं है ज़्यादा। देखो 1688 में ब्रिटेन की जो गौरवमयी क्रांति होती है उसके बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के राजा और जो लोगों के बीच में जो विरोध उत्पन्न होने लगे, ब्रिटेन के राजा ने अपनी जो शक्ति बढ़ाना चाहता था और वहाँ पे ब्रिटेन की जनता ने उसे ब्रिटेन की पुत्री होलैंड को दे दी में गई थी, उनकी पुत्री जो थी होलैंड में थी, उन्हें अपने बुलाने के लिए कहा कि भाई ठीक है, ये जो काम के नहीं है, आप जो इसको राजा या राजनी जो इसको जो शासन कराओ। जो राजा का पुत्र जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जो होलैंड की रानी आई और जो होलैंड के जो फ्रांस का जो हमला हुआ, वो चाहते थे कि जो फ्रांस में ब्रिटेन को जो जाएंगे तो वो ताकत बढ़ जाएगी और लड़ पाएंगे। ब्रिटेन की क्रांति जो 1600 में हुई वो जो गौरवमयी क्रांति थी, ब्रिटेन का राजा जो फ्रांस भाग गया और होलैंड का राजा मतलब जो पुत्री थी ना, उस ब्रिटेन का राजा राज दरबार शुरू किया उसके। लेकिन वहां पर जो सांसदों ने ब्रिटेन के राजा को पहले ही जो साइन करा लिया कि जो आपकी कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है। बस आप जो कुर्सी पे बैठेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। वहीं 1688 में पूरी शक्तियां जो संसद के पास है, वहाँ 1688 से जो है ना पूरी शक्ति संसद के पास है। वहाँ पे संसद जो सर्वोच्च है। ब्रिटेन में जो रानी की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र बैठा, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति एक जो निश्चित समय के लिए बनते हैं, यहाँ पे जो बनते हैं हमारे इंडिया में निश्चित समय के लिए बनते हैं, और उसके बाद से जो चुनाव होते हैं, यहाँ पे जो वंशानुगत नहीं है, यहाँ पे जो कोई भी ठीक है कि राजा का बेटा राजा नहीं, इस तरह से राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। वहाँ पे राजा या रानी उसी के परिवार से कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति जो वो जो राजा बनेगा या जो गद्दी संभालेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति कोई भी ऐसा नहीं बन सकता कि वो जीत कर, जो भी वही कोई भी बन सकता है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन वो जीत कर आए वही बनेगा। वहाँ पर जो महाराजा या रानी के जो कुछ भी ताकत नहीं है, वहाँ पे ब्रिटेन में कुछ भी ताकत नहीं, महाराजा इसकी बस सिर्फ एक जीवन का आनंद लो बैठ के मजे। यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति के पास परिस्थिति अनुसार जन्य जो शक्तियाँ हैं, शब्दों पर जो गौर करो कि संविधान में उन्हें जो रियल में कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान में हमारी कोई रियल में शक्ति नहीं है, लेकिन कोई बार जो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उनके पास जो शक्ति आ जाती है कि मतलब देखो शक्तियाँ आ जाती हैं। कैसे आ जाती है, एग्जाम्पल देख ले तो प्रधानमंत्री अपना जो बहुमत खो दे या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। तो जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम जो हो गया, तो इंदिरा गांधी जो एक्सपायर कर गई थी उस टाइम पे, तो उन्हें जो सलाह देने वाला कोई नहीं था, तब अपनी मर्जी से राष्ट्रपति ने निर्णय लिए थे। तो ब्रिटेन में जो संसद जो सर्वोच्च है, हमारे यहाँ पर जो संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ पे संविधान बढ़कर जो कुछ नहीं है, वहाँ पे जो संसद से जो भी है संसदवादी है, सारा चीज संसद से ही जो सर्वशक्ति है वहाँ पे, तो मानते हैं। और देखते हैं भाई, देखो ये तो मैंने बता दिया। हाल में ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी एलिजाबेथ को द्वितीय को जो 57 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। और ब्रिटेन सम्राट और भारत के राष्ट्रपति की मैंने बताई थी तुलना करती है। भारत और ब्रिटेन के दोनों संसदीय प्रणाली के लिए अपनाए जाने वाले कारण के लिए राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट दोनों की कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख के लिए स्वीकार किया गया है। भारत में राष्ट्रपति को जो विवेकीय एवं जो परिस्थितिजन्य जो शक्तियां प्राप्त हैं, जो मैंने बताया देखो अभी इंदिरा गांधी के टाइम पे कि जो जब नहीं है तो फिर उसको सलाह देने वाला नहीं है, पर जो राष्ट्रपति को, तो वो राष्ट्रपति जो फिर अब सारी चीज़ अपने जो निर्णय लेते हैं। जबकि जो ब्रिटेन में सम्राट इस प्रकार जो शक्तियां नहीं है। भारत में गणतंत्र की जो व्यवस्था अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में जो राजतंत्र की व्यवस्था है। इसका तात्पर्य है कि जो भारत में राष्ट्र जो प्रमुख जो ब्रिटेन की जो भांति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के बाद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए संविधान में पर्याप्त योग्यता और जो निर्योग्यता के कारण जो विवरण के साथ ही जो निर्वाचन प्रणाली को स्पष्ट किया गया है, किंतु ब्रिटेन में संदर्भ में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ब्रिटेन के जो राष्ट्र अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, किंतु भारत में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल हमारे 61 में के तहत जो संविधान को उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को भी महाभियोग चला जा सकता है, इन्वेस्टमेंट चला जाता है। और ब्रिटेन को यह अवधारणा प्रचलित है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, किंतु वास्तविक अर्थ है कि ब्रिटेन के सम्राट को कोई भी वास्तविक शक्तियां ही प्राप्त नहीं, गलती क्या करेंगे वो बेचारे, इसलिए उनको जो द्वारा की गलती करने की कोई संभावना उत्पन्न नहीं होती। जबकि जो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग का प्रावधान है स्पष्ट करता है, और भारत के राष्ट्रपति कुछ शक्तियां प्राप्त हैं और संविधान का जो उल्लंघन करने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं, देखो आप देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई द मेंस के लिए। भारत द्वारा अनुसरण किए जाने वाले संसदीय शासन व्यवस्था को मॉडल इस प्रकार व्यवस्था जनक देश के उतना ही दूरी रखता है जितना कि गंगा और थेम्स के मध्य। तो देखो टिप्पणी कीजिए, तो थेम्स वहाँ की नदी है, गंगा भारत की है, तो ये कितनी दूरी है, तो इतना ही दोनों में अंतर है शासन व्यवस्था में। तो ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सेतु का निर्माण करती है, क्योंकि देखो यहाँ इन्होंने अंग्रेजों ने शासन किया है, तो
तो हमारे जो बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे भी जो एक तरह से इफेक्टेड तो हैं। तो औपचारिक जो कार्यपालिका की स्थिति के बारे में दोनों जो चुंबक के ध्रुवों के रूप में जो स्थापित कर देती है, तो स्टीफनी केजी। तो ये सारी चीज़ें आप कर दोगे। नेक्स्ट एवेन्यू नेक्स्ट देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। हमारे संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल 44 में जो समान नागरिक संहिता की बात है, जो नीति निर्देशक तत्व कहते हैं जो शासन करने वाले हैं उन्हें नीति निर्देश मतलब कैसे जो किस डायरेक्शन में उनके लिए कुछ निर्देश हैं कि किस तरह से काम करेंगे वो सारी चीज़ें। और आर्टिकल 44 में जो समान नागरिक संहिता के बारे में जो धर्मों को ध्यान में रखकर सभी के कानून का एक सब बन जाए, तो ऐसी कानूनों को जो समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो धर्म ना हो सबके जो जैसे धर्म काय में हो, जैसे विवाह के लिए, गोद लेने के लिए, संपत्ति के लिए एक हो जाए कि अलग अलग नहीं, कोई हिंदू के अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और इस पर मैंने करा दिया है। और समान नागरिक संहिता इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश तो आती रहती है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है हमारा भारत में साइबर सुरक्षा तंत्रों की जो आवश्यकता क्या है भाई। भारत में जो फोर्थ जो सेना बनने जा रही है, तो बनेगी आने वाले टाइम में, तो डिजिटल सेना होगी, वो साइबर सेना। डिजिटल इंडिया द साइबर जो द इंफ्रास्ट्रक्चर्स नीड्स द मोर प्लान द पेचेस। तो साइबर अपराध क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे सारी चीज़ें। तो साइबर अपराध एक प्रकार की जो गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल या इंटरनेट के माध्यम से जो संपादित किया जा सकता है। तो साइबर अपराध का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइबर। तो ये हमारा जो साइबर विशेषज्ञ के अनुसार अपराध की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? जो पहला जो अपराध जिसमें कंप्यूटर पर जो हमला किया जा सकता है, जैसे हैकिंग या वायरस मामले इस तरह से। और दूसरा जो अपराध है कि कंप्यूटर को जो एक हथियार उपकरण के रूप में जो उपयोग किया जा सके, इसके लिए साइबर आतंकवाद, जो IPR उल्लंघन, जो क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि को सम्मिलित है इसमें। और साइबर अपराधों की श्रेणी कौन कौन सी है, कैटेगरीज ऑफ द साइबर क्राइम। तो इसमें जो व्यक्ति के जो विरुद्ध जो साइबर अपराध, तो इसमें जो जैसे देख सकते हैं साइबर जो स्कोटिंग, जो क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी इसमें आएंगे। संपत्ति के विरुद्ध जो साइबर अपराध क्या हैकिंग है। और सरकार के विरुद्ध जो साइबर अपराध में आ जाएगा सरकारी जो वेबसाइट या जो सैन्य वेबसाइट को हैक करना, ये सारे में आ जाएंगे। तो साइबर अपराध के 5 तरीके हैं, कौन कौन से हैं देखो। एक तो जो सारा डाटा है ना, ये नीति आयोग का है। देखो एक तो यह फिशिंग जो 30% है फिशिंग वाला, और जो मालवेयर 41% और 57% है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग, और डिनाइल्स ऑफ सर्विस 20%, और रैंसमवेयर जो 19%। तो सारी चीज़ें नीति आयोग का डाटा है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या, जो साइबर सुरक्षा को उल्लंघन के मामले में भारत का विश्व का सबसे 5वां सबसे संवेदनशील देश है। भारत में 2019 के दौरान प्रत्येक 5 मिनट में कम से कम एक साइबर क्राइम की जो घटना दर्ज की गई है। इसमें जो वारना क्राइम और जो पेटिया रैंसमवेयर जैसे अत्यधिक जटिल साइबर हमले थे। और राष्ट्रीय अपराध के जो रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में वर्ष की तुलना में पंजीकृत साइबर अपराधों की संख्या जो 63.5% की वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों के कारण कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। इंटरनेट पर बढ़ता हुआ दायरा, ज़्यादा इंटरनेट बढ़ रहा है, अब थोड़ी ना बढ़ रहा है, तो मतलब अब थोड़ी ना जैसे उस टाइम पे था, तो अब देखो ज़्यादा बढ़ रहा है। और डिजिटल जागरूकता की कमी है इसमें, कोई ठीक है भी कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी मान लिया कि अब ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। उससे प्रभावी कानून का अभाव है, कानून जो अभी प्रभावी नहीं है बहुत सारे। तो तकनीकी जो अधिकारियों को कर्मचारियों की कमी है। साइबर क्राइम के दायरे में जो अत्यधिक जो विस्तृत होना, साइबर क्राइम की जो संबंधित शिकायत प्रणाली का अभाव है। साइबर के लिए सुरक्षा क्यों जरूरी है, सरकार द्वारा डिजिटल तकनीक के लिए प्रोत्साहन देना, सूचना और प्रौद्योगिकी का बढ़ता दायरा। साइबर सुरक्षा के हमलों के लिए भारत का विश्व में 5वां संवेदनशील है। भारत के साइबर मामलों के लिए अनुमति जो हानि $6 मिलियन की है। नियंत्रण ऑनलाइन जो कारोबार और लेन देन में वृद्धि। और हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है। रिपोर्ट में 10 वर्षों में वैश्विक समुदाय के लिए समक्ष जलवायु परिवर्तन, बढ़ता हुआ सामाजिक विभाजन और साइबर अपराध के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया है। रिपोर्ट में के अनुसार जो पिछले 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर जो डिजिटल प्रणाली पर निर्भरता बढ़ गई है। अब देखो ना, हर चीज़ है, हम जो भाई कुछ भी है तो उसमें रखा हुआ, पेटीएम में है जो आपका, या फ़ोन पे, ये मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन इस तरह से बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम न हो पाई है। और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो साइबर क्राइम के लिए 2 वर्ष के लिए उम्र कैद है, यह दंड का प्रावधान है। इसमें ये उम्र कैद 2 से जो उम्र कैद तक का प्रावधान है। साइबर खतरों के भागते हुए जो भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई है, जिसके जो देश में जो साइबर सुरक्षा ढांचे को और रक्षा रणनीतियों को अपनाने की बात की गई है। इस नीति के तहत जो 24 घंटे में काम करने वाले नेशनल जो क्रिटिकल
इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की जो शामिल है। देश में जो महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे। सरकार द्वारा कंप्यूटर एजेंसी जो रिस्पॉन्स टीम की स्थापना CERTI इनकी स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो मॉडल एजेंसी है। विभिन्न स्तरों पर जो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए उद्देश्य के लिए सूचना सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISA के द्वारा परियोजना प्रारंभ की गई है। अंतर जो एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो इंडियन साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन तो सेंट्रल फॉर जो 14C की स्थापना की गई है। भारत में साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल इंडिया विजन के अनुसार जो 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो डिवीजन NEGD के उद्योग जगत के लिए साइबर सुरक्षित भारत पहल की जो घोषणा की गई है। इस पहल के माध्यम से सभी सरकारी और विभागों को क्षमता निर्माण करने और जो साइबर अपराध के मामले में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, तो ये देखो इस तरह से देखो इसमें जाके जो अपना जो आपका जो साइबर रिपोर्ट की जो वो आप करा सकते हैं, रिपोर्ट करा सकते हैं इसको जो अपना जो www.cybercrime.gov.ni। तो ये हमारे ये है लॉन्च किया गया है। देश में जो 8000 से पुलिस स्टेशन से जोड़ चुके हैं इससे। यह एक नागरिक केंद्र पहल है जो पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को जो साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के हेतु जो लॉन्च किया गया है। जो साइबर डोम केरल पुलिस द्वारा जो एक जो तकनीकी अनुसंधान और जो विकास केंद्र है जो साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी संवर्धन के माध्यम से प्रभावी जो पुलिसिंग और के सुरक्षा प्रदान करता है। यह सक्रिय के रूप में साइबर अपराधों के निपटने के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी के लिए सार्वजनिक जो निजी साझेदारी केंद्र है। जो साइबर डोम ने साइबर निगरानी उपकरण साइबर ये जो उपकरण है ना विकास किया गया है जो औद्योगिक जासूसी इंडस्ट्रियल यूरोपियंस के लिए जो जिम्मेदार लोगों को जो पता लगाएगा और उससे अपराध की घोषित किया जा सके। देश के लिए गृह मंत्री जो हमारे दिल्ली 2020 में आधुनिक के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो उद्घाटन किया। केंद्र के लिए देश में जो सभी प्रकार के जो साइबर अपराध को संबंधी मुद्दों को समाधान किया जाएगा। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो स्पष्ट किया गया है कि जो साइबर सुरक्षा नीति 2020 तैयार की जा रही है, शीघ्र ही जो प्रकाशित किया जाएगा। ये जब की बनी हुई है लगभग जो 18-20 साल हो गए, तो देखो इसको चेंज करने की बात की जा रही है। समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? भारत में कानूनी एजेंसियां जैसे तकनीक विशेषज्ञों और जो उद्योग के संयुक्त प्रयासों के लिए एक मजबूत साइबर अपराध प्रबंधन के तंत्र का गठन है। तो ये अंतर्स एंड यंग रिपोर्ट है। और साइबर अपराध के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करना, लागू करने के लिए इमरजेंसी पर जो मजबूत करना। साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए मंत्रालयों के बीच में प्रभावी तालमेल बढ़ाने और जो अहम ढांचे को सुरक्षा और निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए प्रभावी तकनीकों के रूप में करने के लिए बड़ा जो बजटीय आवंटन जारी हो, जैसे युवा पीढ़ी के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक विषय के लिए विश्वविद्यालय में स्तर पर जो साइबर सुरक्षा की पढ़ाई करानी चाहिए। अब देख लेते हैं इसे, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज का है, तो ये प्रश्न नंबर 3 में रखा गया। इसको भारत और अंतरिक्ष सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार होने वाले साइबर हमलों के बारे में विश्लेषण कीजिए और साथ में इस पे परिष्कृत हमलों के लिए रक्षात्मक उपायों का चर्चा कीजिए। तो 150 वर्ड शब्दों में लिखना है। और जीएस पेपर 3 में जो एक क्वेश्चन और देखने मिलेगा, साइबर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार के खतरों से लड़ने के लिए विवेचना कीजिए। तो 150 वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 3 में जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह तर्क दिया जाता है कि सामयिक समृद्धि रणनीति और जो आश्रय एक साथ समावेशी और धारिता के लिए उद्देश्य के पर्याप्त है, कथन की टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन भाई, तो साइबर उपकरणों के लिए खतरों के लिए अहम रोकने के लिए सुरक्षा विवेचना कीजिए 150 वर्षों में। तो ये 2017 में आया क्वेश्चन, तो देखो बार बार पूछा जा रहा है इससे साइबर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इससे देख लेते हैं, मेंस क्वेश्चन देख ले। प्रौद्योगिकी विकास के लिए साइबर अपराधों की वृद्धि हुई है। इन अपराधों के निपटने के लिए चुनौतियों की चर्चा करते हुए अपराधों को रोकथाम के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रयास बताइए। तो भाई देखो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि आपको देखो समझ में आ रहा है ना, तो लाइक शेयर करें प्लीज। देखो इसमें कंजूसी ना करें बिल्कुल भी, और कमेंट करके बताएं देखो किस तरह से मजा आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनटीपी समीक्षा सम्मेलन। तो क्या है भाई एनटीपी? आपने ना घर वालों को, कुछ ने जो माता पिता को और जो किसी ने गांव वालों को जो आरोप लगाए होंगे कि अपने माँ बाप पे लगा दिए, किसी ने कोई आसपास के गांव वालों पे, किसी ने उस पर कि भाई उन्हें दोगले हैं भाई, ये दोगले हैं। तो चर्चा में क्यों है देखो इस बात देख लेते हैं। हाल ही में जो न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय पे परमाणु अपसार संधि की समीक्षा करने के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो इसमें क्या है, जो एनटीटीपी है ना, ये परमाणु, इसमें जो 2 तरह के जो देश हैं, एक तो परमाणु संपन्न देश है, एक जो परमाणु
जो वियतनाम देश है जिन्होंने परमाणु बना चुका उसमें, तो उसमें देखो एक है यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये 5 हैं जो स्थायी सदस्य हैं यूएन के। और बाकी जो उसमें ये जो, तो उन्होंने देखो ये है कि भाई जिन्होंने अब तक बना लिए, जो परमाणु बना लिए उन्होंने ठीक है वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे पे, लेकिन उन पे नहीं कर सकते जो मतलब जो जिन्होंने नहीं बनाए। अब तो इन्होंने जो एक ये जो बनाई है संधि बनाई है, तो इसमें बताया गया है कि ये जो और बाकी जो इस तरह का परमाणु यूज नहीं करेंगे और नहीं बनाएंगे। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किए, और भारत के साथ साथ देखो भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने भी किए। भारत ने इसलिए किया कि हमारे पास में जो चाइना है जो इस तरह के जो एक्टिविटी करते रहता है, और पाकिस्तान ने इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत ने नहीं की, और इजराइल ने इसलिए कि उसके पास जो फिलिस्तीन जैसे भाई देखो देश है तो वहाँ जो उससे जरूरत पड़ती है। तो उत्तर कोरिया ने भी देखो साइन किए थे लेकिन उसने करार तोड़ दिया। तो ये देखो ये अपने आप में है परमाणु क्या है, परमाणु अपसार संधि। तो ये वर्ष 1967 में हस्ताक्षरित हुई है संधि, मार्च 1970 में लागू हुई। इस संधि का जो प्रमुख उद्देश्य परमाणु हथियार को विस्तार रोकना और जो परमाणु तकनीक के लिए शांति उपयोग को बढ़ावा देना है। इस संधि का जो हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए युद्ध के उद्देश्य से परमाणु तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते और न ही परमाणु प्रयोग का कर सकते हैं। भारत और परमाणु जो अपसार संधि क्या है, भारत ने अभी तक जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह तर्क किया है कि परमाणु अपसार संधि जो एक पक्षीय विभेदीकरण और अपूर्ण है, कि भाई ये ठीक है, दो वाला बर्ताव है इनका। तो संधि का जो मौजूदा ढांचा जो भेदभावपूर्ण है, उस परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के लिए हितों के लिए पोषण करता है, कि उन्हीं की बात करता है जिन पे वही है। और भारत का तर्क है कि परमाणु हथियार पर प्रसार रोकने और जो पूर्ण निस्तारीकरण करने के उद्देश्य से प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय बजाय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जाने चाहिए। भारत के लिए अनुसार जो कारण आज भी जिसकी वजह से भारत ने अब तक जो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, भारत का यह कहना है कि जो संधि पर चीन के परमाणु शक्ति और जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। फिर तुम करोगे भी ठीक है, किसका क्या उपाय है कि भाई ये चीन नहीं करेगा, इस तरह कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा जो भारत के कई तर्क भी ये भी है कि जो संधि पर जो संबंध में मौन है, जो कि संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले जो परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, एक अर्थात पहले जो विकसित करने वाले हथियारों को नष्ट करने के संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत जो अपसार संधि को लेकर भारत का पक्ष जो पूर्ण सही और तकसील है, वह जो कहता है कि जो निरंतर अपने इस समक्ष पक्ष का जो स्थिर बना हुआ है। इस संदर्भ में जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि की कमियों को लेकर जो अपना जो पक्ष प्रभावी पूर्ण तरह से उठाना चाहिए, और इससे जो केवल संधि के ढांचे को मजबूत और जो वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप बनने वाले में जो मदद मिलेगी, और जो परमाणु निशस्त्रीकरण के रूप में जो ठोस तरीके से जो आगे बढ़ जा सकेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन है, इससे देख लेते हैं, इसका भी मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत द्वारा परमाणु जो अपसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने का जो तार्किकता एवं जो व्यावहारिकता को स्पष्ट करते हुए जो चर्चा कीजिए कि भारत द्वारा इस प्रकार की जो वैश्विक संधि का हस्ताक्षर नहीं करना परमाणु अपसार जो भारतीय मंशा पर जो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में भी आया क्वेश्चन है। देखो इस तरह का ये देखो ये किसी भी देश के जो नाव के जो पूर्णतः समूह के लिए सदस्य बनने के लिए परिणाम है। तो ये हमारा इसकी पूर्ण नवीनतम एवं जो सबसे सुकुल परमाणु प्रौद्योगिकी हो जाएगी। दूसरा है हमारा जो इसमें स्वयमेव नाभिकीय अनुसंधान प्रसार संधि NPT का सदस्य हो जाता है। तो इससे कौन सा है? तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो इसमें देखो हमारा जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें केवल 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कथन और जो ये कारण वाला है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कारण जो भविष्य में परमाणु तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा है हमारा जो परमाणु अपसार संधि का प्रयोग जो परमाणु हथियारों को विस्तार को रोकना और जो परमाणु शक्ति को जो शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना है। तो इसमें कौन सा ठीक है? A, B, C। तो इसमें भी देखो दोनों ही A सही है, A गलत है, A गलत है, दूसरी और B सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने आप में। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये हमारा जो मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 जोड़ी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो GDP क्या होता है? वृद्धि, ग्रोथ। तो ये हमारा जो मात्रात्मक परिवर्तन को ही दर्शाता है। वहीं पे जो SDI है जो ये गुणात्मक परिवर्तन को, विकास को, जो UDP ये 1988 में महबूब अख्तर ने दी थी और अमित्य सेन भी इनके साथ थे। तो ये महबूब अख्तर जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, अर्थशास्त्री हैं। और देखो चर्चा में क्यों है, सारी चीज़ देखेंगे। तो PPP का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर जो पेरिटी। और LI का मतलब है लाइफ एक्सपेंडिंग जो इंडेक्स। और K का मतलब नॉलेज या जो एजुकेशन इंडेक्स। इनकम इंडेक्स का मतलब है LEI, वैल्यू माइनस जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू अपॉन जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है, एक तो हुआ मिनिमम मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो मिनिमम मान लिया 20 ईयर है और जो 85 ईयर है। कोई कहीं पे देखो 20 साल भी हो सकते हैं, कहीं पे जो कि जीवन प्रत्याशा उनकी जो 20 साल है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि विश्व में कोई भी है ना ऐसा देश होगा जहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा 20 साल है और कहीं पे जो ऐसा भी 85 साल होगी। और जैसे भारत में 67 है, तो थोड़ी देर के लिए 70 मान लेते हैं। इनकम इंडेक्स निकालने के लिए, जो इनकम इंडेक्स निकालने के लिए लोग की वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे भाई क्यों क्यों यूज़ करते हैं। और भारत में हाल में जो यूएनडीपी द्वारा जारी जो विकास 2021-2000 के मानव विकास सूचक एसडीआई 2021-2022 जारी किया है। और जो अनिश्चित समय और जो थीम क्या है, जो अनिश्चित समय जो अनसुलझा जीवन परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना है। प्रमुख बिंदु की पॉइंट कौन कौन से इसमें, कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभाव के लिए फलस्वरूप मानव विकास जो सूचकांक है एसडीआई में जो भारत की रैंक जो 2020 में जो 130 से घटकर जो 2022 में 191 देशों की सूची में 132 हो गई। तो हम जो 2 स्थान नीचे फिसल गए हैं। देखो 191 देश है टोटल और 2। अब देखो इसमें जो कंट्री स्कोर है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो तो देख लेते हैं इसमें जो, जैसे श्रीलंका की 73 है, इसका जो स्कोर है 0.072। देखो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। जैसे बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का 0.661 है और हमारा जो है 0.69 जो 633 है, मीडियम लेवल पे है। तो ये रैंक 1 पे जो स्विट्जरलैंड है 0.92 और दूसरे पे नॉर्वे है, थर्ड पे जो आइसलैंड, इस तरह से है वो टॉप 3। तो भारत का जो एसडीआई जो मूल्य वर्ष 2021 में जो 0.633 था, जो विश्व औसत के लगभग जो 7.73 से कम था। वर्ष 2022 में भारत में जो 2019 के पूर्व जो कोविड जो 0.645 की तुलना में एसडीआई मूल्य जो 0.64 में जो गिरावट की गई है। वर्ष 2021 में जन्म के भारत की जो जीवन प्रत्याशा जो 67.2 विशेष दर्ज कराई गई थी। स्कूली शिक्षा की अपेक्षा जो वर्ष 11.9 वर्ष और स्कूली शिक्षा का औसत जो 6.7 वर्ष थी। प्रति वर्ष जो राष्ट्रीय आय जो 6,590 अमेरिकी डॉलर थी। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत जो 122वें स्थान पर है। इतना हमें पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में देखते हैं। एसडीआई की अवधारणा विकास के जो अर्थशास्त्री है, पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री है ना, महबूल अल-खदून द्वारा दी गई थी। और ये पहल जो एसडीआई 1990 में जारी किया गया। इसको जो प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन इंडिकेटर, डायमेंशन इंडेक्स, तो लॉन्ग एंड द हेल्थी लाइफ के लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ लाइफ और जो एक्सपोनेंशियल जो इंडेक्स, तो नॉलेज और जो एक्सपेक्टेड ईयर, द स्कूलिंग मीन्स द ईयर ऑफ द स्कूलिंग, जो एजुकेशन इंडेक्स, तो ए डिसेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जीएनआई के लिए कैप्टा, तो पीपीपीआई और जीएनआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है। तो डायमेंशन, तो देखो इसमें देख लेते हैं। पहले देखो ये है, देखो इसमें लॉग का यूज भी करते हैं निकालने के लिए। पहले क्या है, इसमें निकालने के लिए योग की वैल्यू यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो देखो ये लॉग वैल्यू माइनस जो लॉग मिनिमम और लॉग अपॉन जो लॉग मैक्सिमम अपॉन जो लॉग मिनिमम। तो फिर जो 2010 के बाद जो 2010 तक जो निकालते थे, इसको ऐसे निकालते थे, इसका जो मीन निकालते थे। तो जैसे मान लिया तीन है भाई, तो 3 का हम कैसे निकालेंगे, 1 2 + 3 अपॉन 3, जितनी भी संख्या होती हैं। तो कुल संख्या, कुल का योग अपॉन उनका जो कुल संख्या, ऐसे निकालते हैं। शिक्षा का इसमें एजुकेशन हो गया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई और जो पर कैपिटा इनकम, ये तीनों को लेते हैं। तो शिक्षा हो गया, जीवन प्रत्याशा और जो प्रति व्यक्ति आय। तो अब लेकिन अब निकालने के लिए क्या लेते हैं, इसको अंडर रूट में लेते हैं। अंडर रूट में ई आई इंटू जो पीसीआई, मतलब तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, तो 2010 से पहले जो तीनों एसडीआई इंडेक्स हैं उनका जो ऐसा एवरेज निकाला जाता था। ऐसा एवरेज क्यों निकाला जाता था, जो मतलब तीनों को जोड़ करो, जैसे निकालते हैं। जैसे राम की आयु 3 और ये 4 की भाई, इसकी आयु 5 और ये 6 की जो सीता की है, तो तीनों को आयु को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं निकालते, क्योंकि अर्थशास्त्री ऐसा जो एवरेज तो ऐसा ही अब निकालते हैं LE2 प्लस जो EI और जो PCII, तो ये अंडर रूट में लेते हैं। क्योंकि जो गणितज्ञ को बता सकते हैं किस तरह की जो एवरेज निकालने के लिए जो दुनिया का क्या बदल सकता है, अभी तो कोई बता सकता है। क्योंकि जो इससे पहले निकाल देते हैं एवरेज, उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। आजकल नई जो नॉलेज नई नॉलेज दे रहा हूँ कि शायद मैथ में पहली बार आपको पता चलेगी कि ये चीज़ें है ना इस तरह की होती हैं। देखो क्लास करने का ये फ़ायदा होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबको प्लस करो और अपॉन n कर दो। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो अंडर रूट में a इंटू बी इंटू ये n तक जाती है और अंडर रूट में n। तो सबसे पहले जो यूज करते थे, तो इसमें देखो 6 प्लस 2 है प्लस अपॉन 2, तो ये 5 आ गया। दूसरे का जो हमारा 8 + 2, ये इसका 5 आ गया।
थर्ड का जो है 5+5, तो ये हमारा, तो ये भी 5 आ गया। तो इसमें मतलब पहले उसमें हमने अच्छा काम किया, दूसरे में थोड़ा सा खराब रहा तो भी उतना ही आ रहा है, दूसरे का भी उसके उतना ही आ रहा, तो इसमें सबका जो सेम आ जाता था। इस जो मेथड में है ना SDI बहुत सारे देशों का एक से अधिक आते थे तो सेम आ जाता था। तो काफ़ी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि न्यू मेथड है। तो न्यू मेथड में क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट जैसे मान लिया 6 × 4, तो ये बार 24 आ गया, तो 4.8 मान लेते हैं इसको। तो अंडर रूट जब 8 × 2, तो यानी कि ये आ गया हमारा 16 का मतलब 4 बाहर निकल के आ जाएगा। और 5 × 5 अंडर रूट में, तो यहाँ पर 25 से बाहर निकल गया बाहर। तो निष्कर्ष क्या है, जो देश हर एक देश में सेक्टर में काम अच्छा करेगा ना, उसका जो SDI इंडेक्स ज़्यादा होगा। पहले क्या है कि नहीं, मान लिया 2 हैं, तो हमने मान लिया इसके जो सेब मान लिया 40 रुपये किलो है, और मान लिया अमरूद हैं वो 20 रुपये किलो है, तो दोनों को ले लिया, तो एवरेज ले लिया, तो हमारा ठीक है। तो महंगे कौन से हैं, सेब है, और ये कितने जो अमरूद हैं सस्ते हैं, तो दोनों का हमके भी ठीक है, हमने इतने फल ले लिए। नहीं, अब ऐसा नहीं है, जो हमें अब दोनों ही मान लिया फल होंगे तो बराबर के लेने हैं, समझो ना, बराबर होंगे तो वही अच्छा कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ बताइए मैंने आपको। जो GMR है, है ना, तो इस बीच में जो पढ़ाने के लिए जो 3 दिमाग होने चाहिए, इस चीज़ को पढ़ाने के लिए 3 दिमाग होने चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, एक तो अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए हमें, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, दूसरा हमारा जो अच्छा गणित का अच्छा जानकार होना चाहिए। थर्ड है जो उसे भी पता होना चाहिए कि स्टेटिक्स को इससे क्या करना, चैलेंज करना है। तो पहला क्या होगा, इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, फिर मैथ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी इनको चीज़ को बता सकता है सारी चीज़ को कैसे कैसे कर रहे हैं, नहीं तो नहीं हो जाएगा। फिर जो स्टेटिक्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज तो डायमेंशन देखो, इंडिकेटर वैल्यू और डायमेंशन इंडिकेट्स। तो ये जो हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज द बर्थ की 20 और जो 85 ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट जो इंडेक्स है LIAI है, ये हमारा देखो कहीं पे जो 20 भी हो सकता है, कहीं पे 85 भी है। तो ऐसे कहीं पे जो जीवन इतने तो ढूंढ लेना, अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाले को, मास्टर को कोई बदलाव जो महत्व क्या है तो बता दे, तो वही बात की बात है। और गणित ये जितने भी है ना SDI को जो समझ ही नहीं पाएगा। और स्टैटिक्स वाला जो कहेगा कि हमें तो इसमें कुछ लेना देना नहीं, अपना देख लो भाई जैसे करना है। शायद इसलिए जो कुछ विषय को ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर जो विषयों की जागरूकता, जो विषय की जरूरत पड़ जाती है, तो देखो ये पता होना चाहिए देखो इसके बारे में। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालने के लिए लोग का यूज क्यों किया जाता है, तो इस बात के लोग क्यों यूज करते हैं, अद्भुत है, लॉजिक है। इसका जो सब अर्थमेटिक मीन है ना, उनको आज भी पता चलेगा कि जो दुनिया बहुत जो जिसका सब्जेक्ट अर्थमेटिक है, तो दुनिया अद्भुत है। SDI के फैक्ट पढ़ाने वाले बहुत मज़ा आया होगा कि बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन जो इस तरह से निकालने वाले जो हमारा सिस्टमेटिक है, पता होना चाहिए, उसके बारे में नहीं पता होगा आपको। शायद जो ऐसी कोई चीज़ बता दूँ, जो किसी देश का जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे मान लें $100 है और फिर 75,000 है, दूसरे मान लें 75,000, क्या जो 750 गुना जो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता किसी का जीवन इस तरह का। तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती। 750 इतना जीवन नहीं बदलता। एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति 1 लाख रुपये जो उसकी इनकम है, फिर 1 करोड़ हो जाती है, तो ये 100 गुना हो जाए, तो जीवन 100 गुना नहीं बदलेगी। ऐसा जो लोग ऐसा है, अब देखो लोग क्यों यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग ऐसा गणितीय उपकरण है जो चीज़ों को आसान कर देता है। तो लोग 2 की पावर जो 100, तो इसका मतलब देखो 5 के आंकड़ा, जितना जो इनकम बढ़ती है उतना जो लाइफ दो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। इसको दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने लोग का यूज किया है। तो देखो ये पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। और अब देख लेते हैं जो 75,000 क्यों रखी है, देखो यहाँ पे जो रखी है, इनकी लिमिट 75,000 क्यों रखी है, देखो अमाउंट लाख जो डॉलर है, $75,000 तो इसलिए रखी गई है कि जो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट के बाद जो ना जीवन के ऊपर कोई बदलाव नहीं आता, जीवन जो लाइफ ऐसी रहती है जैसी है। तो इसलिए देखो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें पता लगी कि भाई लोग का यूज क्यों करते हैं। और पहले अर्थमेटिक मीन निकालते थे, अब ये इस तरह GM निकालते हैं। तो ये क्यों निकालते हैं, सारी चीज़ें एक पता लगा। और 75,000 ही क्यों रखते हैं डॉलर जो रखी है हमने। इसके बाद जो फिर भाई देखो वो इतनी लाइफ चेंज नहीं होती। जैसे अंबानी है, ये है, अडानी है, इनके देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है भाई, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है साक्षरता जन्म समय जो जीवन प्रत्याशा होता है। तो ये UPSC CSC 2004 में आया क्वेश्चन है। तो $US के प्रति जो व्यक्ति को सकल उत्पादिक जो उत्पाद, बी ऑप्शन है हमारा जो वास्तविक क्रिया शक्ति और जो प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद, सी ऑप्शन है हमारा $US में सकल उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद, और डी हमारा $US के प्रति जो व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, ये CSC 2021 का टाइम है ये हमारा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो UNDP के लिए मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो हाल के वर्षों में जो SDI घटकों का सुधार किया है, तो जब जन्म की जो आयु जो संभावित है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो विद्यालय शिक्षा में प्रत्याशित वर्ष। और थर्ड है हमारा जो प्रति व्यक्ति, तो GI का बात कर रहा है। फोर्थ है हमारा विद्यालय शिक्षा की
मध्य जो वर्ष, तो इसमें जो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। बट नेक्स्ट क्या है भाई, 1991 के जो आर्थिक सुधार और वस्तु स्थिति क्या है, तो 91 इकोनॉमिक फॉर्म्स एंड द सिचुएशंस क्या है, तो द इंडियन एक्सप्रेस में आया था फॉर द स्ट्रॉन्गर्स द इकोनॉमी द इकोनॉमिक्स द रिफॉर्म्स द बियॉन्ड्स द लिबरलाइजेशन, तो ये 1900 आफ्टर द थ्री डिक्लेयर द मार्केट द रेफर द वेयर डोज, तो ये 1991 के जो आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि है। स्वतंत्रता के बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और जो हमने जो सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिक महत्व देने के लिए लाइसेंस प्रणाली, आयात प्रतिबंध तथा एक प्रकार के जो अर्थव्यवस्था को जो अनुकरण किया गया। यद्यपि जो आरंभिक वर्षों में नीति अनुकूलन के लिए वंचित था, किंतु जो 80 के दशक में आते आते कुछ जो नकारात्मक परिणाम देखने को सामने लगे। इस दौरान 1991 में भारत की जो आर्थिक नीति का संकट का सामना करना पड़ा भारत को, और सरकार द्वारा जो सार्वजनिक और जो अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने के लिए आर्थिक खर्च उठाना पड़ा। इससे जो सरकार का जो राजस्व घाटे जो राजस्व था वो घाटे में चलता चला गया, और राजस्व घाटे के लिए निरंतर जो वृद्धि हुई, और जो सरकार ने जो बेरोजगारी और गरीबी जनसंख्या विस्फोट के कारण जो सामाजिक जो कार्यक्रम के लिए अधिक खर्च उठाना पड़ रहा था। सरकार के जो रक्षा पर भी कोई बड़ा अंश जो बड़ा खर्च कर रहा था। साथ ही जो सरकार कच्चे तेल पर जो आयात कर रहा था, और सरकार ने विदेशों से ऋण ले रखा था, ब्याज की अदायगी भी करनी थी। सार्वजनिक उद्यमों के लिए अपेक्षित जो अर्जित नहीं हो रही थी, इसलिए देश को जो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक का और भारत के लिए निवेश करने के लिए निवेश नहीं करना चाहता था भारत। फलस्वरूप जो सरकार के जो खर्चे की निरंतर वृद्धि होती रही, और जो आय में निरंतर कमी होती रही, और सरकार को राजस्व घाटा जो निरंतर बढ़ता रहा। इस प्रकार जो विकट और जो परिस्थिति में भारत की सरकार विश्व बैंक तथा IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधनों से संस्थाएं उनसे जो ऋण के लिए आवेदन किया। यद्यपि जो संस्थाओं ने ऋण देने के लिए सहमति तो दी, लेकिन कहा कि जो कुछ शर्तें भी हैं कि जैसे भारत से उदारीकरण करेगा और लिबरलाइजेशन करेगा, और जो इस पर जो प्रतिबंध हटाएगा, और जितने भी अर्थव्यवस्था से विभिन्न प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप कम करेगा, और विदेशी व्यापारों पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे इत्यादि। इस विघटन से भारतीय जो निर्माताओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और जो केवल समाजवाद आर्थिक समस्याओं की समाधान नियत नहीं है। और 1991 की जो आर्थिक नीति के लिए कुछ प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? आर्थिक जो वैश्वीकरण के साथ साथ बाजार के अनुकूल बनाना, जो मुद्रास्फीति को जो दर को नीचे लाना, और भुगतान असंतुलन करना, और आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, पर्याप्त विदेशी जो मुद्रा भंडार का निर्माण करना, आर्थिक स्थिरीकरण के लिए प्राप्त करना, सभी प्रकार के जो अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर जो बाजार अनुरूप जो अर्थव्यवस्था प्रतिबंध को हटाकर जो माल सेवाओं और जो पूंजी मानव सेवा और जो प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को अनुमति प्रदान करना है। जो अर्थव्यवस्था सभी प्रकार के निजी कंपनियों का भागीदारी बढ़ाना है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये हैं तीनों हमारे LPG मॉडल। और सुधार क्या, रिफॉर्म्स क्या है, देखो सुधार देख लेते हैं इसमें। औद्योगिक क्षेत्र के लिए विनियमीकरण, वित्तीय जो क्षेत्र के लिए जो सुधार, कर व्यवस्था में सुधार, विदेशी विनिमय सुधार, व्यापार और विदेशी नीति सुधार। 1991 के लिए नई आर्थिक नीति के उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? तो PSU में विदेशी जो विनिवेश के लिए प्रक्रिया, सार्वजनिक क्षेत्र में जो न्यूनीकरण, आयात पर जो सीमा शुल्क में कटौती, बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना, बाजार की विभिन्न प्रकार की जो शक्तियों के द्वारा नियमित दर का जो निर्धारण, और राजकोषीय उत्तरदायित्व के लिए बजट और जो प्रबंधन अधिनियम। आर्थिक सुधार में जो के जो सकारात्मक परिणाम क्या हैं? भारत में अगले जितने भी अपने घरेलू सकेल उत्पादक ने अपने आर्थिक वृद्धि दर के लिए जो उल्लेखित वृद्धि की है, उसमें जो PPP के जो आधार पर जो आज भारत में विश्व की तीसरी बड़ी अवस्था है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय लगभग जो 15 गुना वृद्धि हुई है। केवल जो 5 उद्योगों को छोड़कर जो अभी प्रकार लाइसेंस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, जैसे परमाणु ऊर्जा और परमाणु खनिज जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो आरक्षित रखा गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जो SEZs के निर्यात संवर्धन और जो क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना, वैश्विक जो निर्यात में भारत की जो भागीदारी को महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बेसल्स मानकों में अपनाते हुए भारत ने जो बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया है। जो आर्थिक सुधारों में नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? नेगेटिव, तो यह आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की जो आर्थिक समृद्धि दर और जो उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया है, परंतु जो ध्यान नहीं दिया है कि इससे जो आर्थिक समानता भी बढ़ जाएंगी। जो 1991 के देश में औसत रोजगार वृद्धि दर जो 2% थी, और जो अब जो बाद में घटकर जो 1% के आसपास रह गई है। औद्योगिक घरानों और राजनेताओं को जोड़कर क्रोनिक जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण जो छोटे उद्यमियों के लिए
उद्यमी आज जो प्रतिस्पर्धा आज भी नहीं कर पाए। विदेशी और निवेश के लिए भारत के लिए कुछ राज्य जैसे महत्वपूर्ण है, जैसे गंतव्य बने। इस राजनीतिक प्रवृत्ति के लिए जो क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा दिया है, आर्थिक सुधारों के लिए देश के लिए कृषि और विभिन्न विशेष प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा है। तो विश्लेषण देख लेते हैं इसमें। जो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो आर्थिक व्यवस्था के लिए इसमें जो लगभग जो प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, सुधार के लिए सर्वाधिक लाभ जो क्षेत्रों से मिला है। हालांकि कृषि क्षेत्र को इन सुधारों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है, किंतु जो इसके बावजूद रोजगार सृजन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सुधारों और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु भारत में जो अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ता हुआ अंतराल और प्रति व्यक्ति आय के लिए कमजोर वर्ग का होना दर्शाता है कि ये पूर्णतः जो समावेशी नहीं हो पाई है। साथ ही जो नीति के लिए विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य केंद्रित बनाए जाने चाहिए और आर्थिक प्रसंग के सुधारों को निर्मित किया जा सके। तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये IY क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी का। तो भारत सरकार द्वारा 1991 में बनाए गए जो आर्थिक सुधारों के लिए घरेलू परिस्थितियों का अनुकूल हैं इसके लिए, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आधारित हैं। तो टिप्पणी कीजिए, बता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1991 के जो आर्थिक सुधारों का फलस्वरूप, तो ये हमें है हमारे प्राथमिक क्षेत्र में जो भूमिका में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारा तृतीय क्षेत्र में जो भूमिका तुलनात्मक रूप से जो नहीं है। और थर्ड है हमारा जो द्वितीय क्षेत्र में जो भूमिका प्राथमिक क्षेत्र की तुलना से अधिक, किंतु जो तृतीय क्षेत्र में तुलना में कम रही है। तो कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल 4, सभी इसमें सारी ही हमारे सही है। नेक्स्ट है भाई, दुनिया का सबसे ऊंचा जो सिंगल ऑर्च रेलवे पुल, तो ये हमारा है, देखो ये है, देखो दुनिया का सबसे ऊंचा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के पास जो 86 जिले में चिनाब नदी के दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो दो सिरों के जोड़ने वाला जो गोल्डन जॉइंट जो कार्य संपन्न हुआ। बिंदु क्या क्या है? तो ये की जॉइंट पॉइंट कौन कौन से हैं? तो यह है दुनिया का सबसे ऊंचा जो सिंगल ऑर्च रेलवे पुल है। और उत्तर रेलवे का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक जो रेल लिंक एक जो हिस्सा है। और यह रेल मंत्रालय की जो परियोजना को जो वर्ष 2002 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। गलतरब है कि जो गोल्डन जॉइंट शब्द की इस तरह के जो निर्माण के लिए इन इंजीनियर को लिए आवेदन कर दिया है। नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। एनसीईआरटी में विद्यालय के नामांकन की स्थिति पर जो रिपोर्ट और चुनौतियां क्या क्या है भाई, प्रमुख बिंदु की पॉइंट क्या क्या है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान परीक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा जो विद्यालयों के नामांकन के संबंध में प्रक्षेपण और रुझान रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें यह रिपोर्ट में सरकार शिक्षा नीति और निर्माताओं के भावी कार्यक्रम के निर्धारण और जो व्यवस्था सर्जन में सहायता करने के लिए साथ साथ उन्हें मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगी। एनसीईआरटी राष्ट्रीय सुरक्षा जो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था परिषद है। तो विद्यालय शिक्षा से जुड़े जो मामलों के लिए केंद्र और जो सरकार की सलाह देने के लिए उद्योग की स्थापना की गई। स्थापना 1961 में की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। भारत में स्कूली शिक्षा और जो संबंधित सभी प्रकार की नीतियों कार्य करते हैं। प्रमुख मुख्य कार्य शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय विशेषकर जो कानूनी शिक्षा और संबंध में सलाहकार देने की नीति निर्धारण में मदद करता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र पर जो विद्यालयों में नामकरण जो 2011 में तक जो निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्ष 2011 के बाद जो निरंतर गिरावट की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2011 में जो प्राथमिक विद्यालय में अर्थात जो 1 से 5 विद्यार्थियों की जो नामांकन शुरू किया गया और गिरावट जो 2025 तक जारी रही। इस विधि के दौरान जो बालकों का नामांकन जो 13.25% और जो बालिकाओं के नामांकन जो है 15.4% कमी देखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो 6 और 8 के माध्यमिक और जो कक्षा 9th और 10th क्रम से जो 2016-2019 के नामांकन की कमी गई है। इस अवधि के दौरान जो प्राथमिक स्तर पर जो 9.47 की प्रति गिरावट की गई है, यह अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन जो 1990 के दशक के गिरावट का अनुभव किया जा रहा है। एनसीईआरटी के नामांकन की गिरावट के लिए भारत का बाल जनसंख्या वृद्धि दर गिरावट प्रमुख जो उत्तरदायी कारक माना है। यह जनसंख्या बाल जनसंख्या तो 0 से 6 वर्ष का अनुपात और 1991-18 से घटकर जो 2021 में 13.12% हो गया है। तो ये देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो 1950 से वर्ष 2016 तक के बीच में जो 1 से 10 तक के विद्यालयों का नामांकन जो 900% से तुलना में समग्र विद्यालय की दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि जिस अवधि में जो छात्राओं का नामांकन जो 1000% से अधिक की वृद्धि दर्ज कर किया गया। शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा नहीं है, अवगणना का अभाव में जो महंगी उच्च शिक्षा आरटी में जमीनी स्तर पर जो लागू करने के लिए किया जाना चाहिए। छात्र जो शिक्षक अनुपात में भारी अंतराल है, वित्त की जो कमी हुई है, जो आर्थिक निवेश और जो अनुकूलन के जो सिलेबस नहीं है, जो प्रशिक्षित और जो कुशल शिक्षकों की कमी है। समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? देखो, शिक्षा क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, जिसमें शिक्षकों को जो प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकारी खर्च को बढ़ावा देना चाहिए। समावेशी शिक्षा और प्रणाली पर जोर देना, गुणवत्ता की शिक्षा पर बढ़ावा देना, सिलेबस को आधुनिक जो परिवेश के अनुकूल बनाना, शिक्षा क्षेत्र में जो पीपीडी मॉडल को जो अपनाना है और गांव दिल्ली मॉडल पर जो अनुसरण करना एक जो बेहतर विकल्प है। विश्लेषण देख लेते हैं एनालिसिस। इसमें यद्यपि जो भारतीय जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को आधारभूत संसाधनों के अभाव में शिक्षकों के कमी के कारण जो समुचित प्रणाली व्यवस्था को अभाव और परंपरागत जो पैटर्न की कोई भी चुनौतियां विद्यमान है, जिसमें एक प्रकार की चुनौती नहीं है जिन्हें दूर किया जा सकता है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जो लक्षित नीतियों के कारण जो प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही जो परिवर्तन परिवार को संबंधित करने के लिए युक्ति के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बल्कि छात्र के जो रचनात्मक साथ ही जो जलवायु परिवर्तन और जो नैतिक, सामाजिक और संवेदनशीलता के मुद्दों पर जो संबोधित करने की बात शामिल होनी चाहिए। इससे न केवल जो प्रशिक्षण शिक्षा प्रणाली का प्रशासनिक और जो गुणवत्तापूर्ण बनेगी, बल्कि जो एक नैतिक और जिम्मेदारी भी नागरिक को सरकार का निर्माण स्वतंत्र का सरकार हो सकेगा। लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो यूपीएससी में आए का क्वेश्चन है ये। हाल ही में दशकों के देश में बढ़ती हुई विकास दर अन्य क्षेत्रों में एक शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के लिए गति प्रदान की है, लेकिन इसी परिवर्तन के साथ जो मूल व्यवस्था के समाधान को दूर नहीं किया है। तो चर्चा कीजिए इसमें। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस चर्चा में क्यों है? 7 सितंबर को पर्यावरण एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु दिवस, स्वच्छ जो पवनशील गगन का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य जो राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम NCAP के जलवायु सुधार के लिए जागरूकता विस्तार करना और जो संबंधित कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। तो डिड यू नो, राष्ट्रीय स्वच्छ जो वायु कार्यक्रम जी है प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक जो 5 वर्षीय कार्यक्रम है और ये 2019 से जो 300 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और 2017 के बाद जो आधार वर्ष मानते हुए PM 2.5 और जो PM 10 और 0 को जो 20 से जो 30% तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। NCEP बाध्यकारी योजना नहीं है, दंड और जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। स्वच्छ राष्ट्रीय जो वायु कार्यक्रम के पर जो कर घटक कौन से हैं? देश में जो 102 प्रदूषित शहरों की निगरानी के लिए संयंत्र के लिए वृद्धि करना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है। योजना बनाने के लिए इसके जो क्रियान्वयन में आम लोगों की जो भागीदारी और आंकड़ों का विश्लेषण के लिए वायु केंद्रित और जो स्थापना करना है और घर में अंदर जो हवा में एक प्रदूषण के बारे में जो दिशा निर्देश जारी करना है। तो इससे रिलेटेड GS जो है 2020 का क्वेश्चन है। सामान्य अध्ययन में देखो आया क्वेश्चन, देख लेते हो। तो ये कह रहा है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम जो NCAP के जो प्रमुख विशेषता बताई है, तो उसमें लिख देंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा INS विक्रांत, वेलकम टू एडिशनल्स ऑफ द नेवल्स जो क्वियर। तो ये है। नेक्स्ट है भाई पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLTA, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो ट्रीटी। तो चर्चा में क्यों है? भारत और इटली के बीच में एक पारस्परिक कानूनी संधि यानी म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस ट्रीटी की जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसके? पारस्परिक जो कानूनी सहायता संधि दोनों के दो देशों के बीच में जो आपराधिक मामलों के लिए संबंधित जांच में जो औपचारिक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए ऐसे तंत्र है जिसमें जो अपराध के जो रोकथाम, दमन और जांच और अभियोजन और जो औपचारिक सहायता प्रदान कर प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ जो सहयोग करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो अपराधी विभिन्न प्रकार के देशों और उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में कानून की प्रक्रिया को बचाकर उल्लंघन न करें। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जी का यह है। तो डिड यू नो, भारत ने अब तक जो 45 देशों के साथ जो पारस्परिक कानूनी जो सहायता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इटली के बीच में अब तक जो आपराधिक तत्वों को द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ है। व्हाट इज नेक्स्ट क्या है? तो जोम्बी बर्फ क्या होता है? चर्चा में क्यों है? हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज के कारण जर्नल में प्रकाशित एक अनुसार जो जोम्बी बर्फ के कारण जो ग्रीनलैंड में हिम चादर आइस शीट पिघलने के लिए समुद्र के लिए
जो सेंटीमीटर की वृद्धि होने का अनुमान है। और जोम्बी बर्फ के मृत सिरे पर जो सिरे के रूप में जो माना जाता है, जो मूल रूप से चादर का जो हिस्सा होने के साथ जो बावजूद उस पर जो ताज़ा बर्फ़ नहीं रखा जाता। जैसे मान लिया ये होता है कि मतलब लेयर के ऊपर लेयर की बात करें। पहली बार जब वैज्ञानिकों को जोम्बी बर्फ के बारे में नुकसान की गणना करना समुद्र के जो स्तर पर प्रभाव की गई है। जोम्बी बर्फ जो कोयले और जो तेल और प्राकृतिक गैसों के जलने और जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इस बर्फ का जो पिघलना तय है कि इसके बाद जो महासागर पिघल जाएगा और हम लोगों को कोशिश की जा रही है कि रोक लिया जाए। तब ये कब्र के लिए एक दूरी से जो कब्र की पैर की तरह जो साबित होगा और इसे चपेट में जो अत्यधिक तकलीफें जो वाले देशों में होंगे हम। नेक्स्ट है भाई, हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो ग्रीनलैंड की बर्फ़ की मात्रा जो 3.3% पिघल जाएगा और यह तब तक रहेगा जब तक कि जो वैश्विक तापमान स्तर स्थिर नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो स्थिति खराब होने के कारण जो भविष्यवाणी की गई है कि समुद्र स्तर पर जो पिघलने और इस प्रकार की वृद्धि हालात खराब हो सकती हैं। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस का है, जीएस पेपर 1 का है जनरल स्टडी का। तो ये देख लेते हैं, आर्कटिक की जो बर्फ़ और जो अंटार्कटिक की ग्लेशियर को पिघलने किस प्रकार अलग हैं। पृथ्वी की मौसम रूप में जो पृथ्वी की गतिविधियों का प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्राइम मल्टी जो एजेंसी सेंटर, तो CRIMEC, तो ये क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर तो चर्चा में क्यों है भाई। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के कानूनी और एजेंसियों के साथ अपराध और अपराधियों के बारे में जो 24/7 जानकारी साझा करने उनके बीच में सूचना प्रभाव करने के लिए क्राइम मल्टी एजेंसी तो CRIMEC जो लॉन्च किया गया है। तो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCR की द्वारा संचालित दो पोर्टल द्वारा निश्चित अपराध की जो घटनाओं को शीघ्र पता लगाने और उन रोकथाम के मजबूर करना है। यह पोर्टल जो वास्तविक रूप से जो मानव तस्करी एवं जो महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो है तो सिनर्जी अभ्यास क्या है, चर्चा में क्यों है। भारत और सिंगापुर के बीच में 13 देशों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय तो रैनसमवेयर विरोधी पहल जो रिजिलियंस जो वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास जो सिनर्जी राज्य सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तो प्रमुख बिंदु की पॉइंट कौन कौन से हैं। इस अभ्यास का जो मुख्य विषय जो रैनसमवेयर जो हमलों के निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य जो रैनसमवेयर हमलों के खिलाफ जो सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच में विभिन्न प्रकार की रणनीतियां और कार्यप्रणाली को आकलन में आधार प्रदान करना और बेहतर बनाना था। यह अभ्यास वास्तविक रूप में जीवन साइबर घटनाओं के आधारित था, जिसमें घरेलू स्तर पर जो सीमित प्रभाव और जो रैनसमवेयर के लिए घटना एक वैश्विक साइबर संकट के रूप में ले लेती है। इस अभ्यास में प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय संकट टीम के रूप में जो भाग लिया और जिसमें जो CRT इन और जो सिंगापुर साइबर सुरक्षा एजेंसी CSA को शामिल थी। तो व्हाट इज द नेक्स्ट देख लेते हैं। पोर्ट इन वाइनस्टेन, तो ये क्या है, चर्चा में क्यों है भाई। हाल ही में जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति जो मिखाइल जो गर्वोच की मृत्यु हो गई है, उनके सिर पर जो एक बड़ा सा जो गहरा लाल धब्बा था जिसे जो पोर्ट इन जो स्टोन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे क्या होते हैं। पोर्ट वाइन जो स्टोन का त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी तरह का जो चिन्ह होता है, जिसमें जो नेवस जो फेमिलियस भी कहते हैं इसको। पोर्ट वाइन स्टोन्स के लिए त्वचा पर जो खरोच या चोट लगने पर जो रक्त का स्राव खतरा अधिक होता था। हाल ही वर्षों में जो पोर्ट वाइन स्टोन को दूर करने के लिए लेजर तकनीकों का जो उपयोग करने के लिए संभव हो गया है, जिसके कारण जो विभिन्न प्रकार के जो हमेशा सही नहीं करते हैं, परिणाम सही नहीं करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट। तो वोस्ट को 2022 तो क्या चर्चा में क्यों है। हाल ही में जो सैन्य दल ने जो रूस के जो पूर्वी सैन्य जो सर्वेस्की का युद्ध अभ्यास को 2022 में हिस्सा लिया। इस सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य जो दोनों जो प्रतिभागी सैन्य और तथा प्रयोगशियों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है ना, उसे मजबूत कर लो। और नेक्स्ट है भाई नुआखाई जो फेस्टिवल, तो ये नुआखाई फेस्टिवल देख लेते हैं। तो ये हाल ही में उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा जो नुआखाई पर्व मनाया गया। नुआखाई शब्द का होता है नया साल, नया खाना। और यह दौरान जो कटी हुई जो फसल की जो पूजा की जाती है और यहाँ पर जो परिवार के साथ जो चावल की जो फसल जो खाकर उसे जो बनाते हैं। इस चावल की जो उत्पत्ति जो वैदिक काल में मानी जाती है, जहाँ पर ऋषि जो पंचांग पर चर्चा करते हुए जो परमलन इंच युग इसमें से एक है, जिसमें जो फसल काटने और जो माँ देवी की पूजा करते हैं।
12वीं शताब्दी में जो एक त्यौहार की एक परंपरा रही है, वहीं पे जो त्यौहार चौहान राजा रमी देव द्वारा जो पटनागढ़ में मनाया गया था, वो जो उड़ीसा, अब उड़ीसा जो जो बालागीर जिला है, और नुआखाई त्यौहार कृषि की प्रसन्नता और देश में जो विकास की किसानों की जो भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है तेजस मार्क टू। तेजस मार्क टू के बारे में देख लेते हैं चर्चा में क्यों। हाल ही में मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने तेजस मार्क परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। तेजस मार्क टू जो स्वदेशी तेजस मल्टी रोल जो बड़ा लड़ाकू विमान उन्नत संस्करण है, यह एक जो एकल इंजन और अत्यधिक फुर्तीला मल्टी रोल सुपरवेदिक जो लड़ाकू विमान और हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। तेजस मार्क टू को जो 4.5 जो CCD यानी कि 4.5G की जो मशीन के द्वारा जो वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो लगभग 70% स्वदेशीकरण और जो होगा, और यह भारत में जो निर्मित होने वाली उन्नत तकनीकों में शामिल करेगा। तेजस मार्क टू बेहतर रडार और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का लैस होगा, और इसमें जो हथियार और पेलोड ले जाने के लिए सक्षम होगा, और इससे भारत वहन क्षमता पर 4 टन होगी भारत की। तो ये देख लेते हैं तेजस अपने वर्ग के सबसे हल्के और जो छोटा जो टेल लेस जो मल्टी रेल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यह हवा और जो हवा से सतह और सटीक निर्देश और हथियारों को एक रेंज से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन करने और जो सुरक्षा के लिए बात करता है। हाल ही में जो अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलो बाकी है, और अधिकतम जो 1.58 जो मेक की जो गति प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए विमान की जो रेंज है हमारी वो 3000 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्रीय महिला कर्मचारियों को विशेष मातृत्व अवकाश, उसके बारे में चर्चा में क्यों है। हाल ही में कार्मिक जो प्रशिक्षण विभाग DOPT के अनुसार जो केंद्रीय सरकार द्वारा मृत जन्म और जन्म से लेने वाले शिशुओं की मृत्यु की स्थिति में केंद्रीय महिला कर्मचारियों को 60 दिन का अवकाश मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। तो केंद्र सरकार ने यह शब्द को बच्चे के जो मृत्यु के कारण जो माजी के जीवन पर दूरगामी प्रभाव डालने और संभावित जो प्रभावात्मक जो आघात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह अवकाश लाभ 2 जीवित बच्चों और कर्मचारियों केवल उसी अधिकृत अस्पताल में जन्म देने के लिए बच्चे के लिए स्वीकार होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट देख लेते हैं इनोवेक्स वैक्सीन क्या है। यह वैक्सीन जो यह केंद्रीय औषधि नामक जो नियंत्रण संगठन के रूप में जो आयु वर्ग के जो इसमें जो इनोवेक वैक्सीन को आपात करने की स्थिति के लिए अनुमोदित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु कौन से हैं। जो इनोवेक वैक्सीन जो कोविड-19 के लिए एक पूर्व जो संयंत्र के लिए और जो स्पाइक प्रोटीन के लिए चिंपैंजी जो एनिडो वायरस और वेक्टर पुनः जो संयोजी प्राकृतिक हीन वैक्सीन है। इसका विकास जो बायोटेक द्वारा जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा सेंट लुइस और साथ जो साझेदारी किया गया है। इसमें नाक के मध्य जो है ली जाने वाली जो विश्व की सबसे कोविड-19 वैक्सीन है, जैसे 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो संशोधित किया जाता है। फिर है जो यह वैक्सीन जो वेरिएंट टीकों के तेजी से विकास को सक्षम करेगी, और यह बड़े पैमाने पर टीकाकरण के माध्यम से उभरते हुए वेरिएंट को सुरक्षा सहायक है। यह कम और जो मध्यम आय के लोगों के लिए लागत और होने वाली जो लाभकारी है भी है। इसके लिए कदम को 19 और जो राहगीर जो इसमें जो है महामारी के कारण जो विरुद्ध भारत के जो सामूहिक प्रयास के लिए आबादी प्रदान करेगा। तो देख लेते हैं, देखो फैक्ट्स है नीचे, देखो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं भाई। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में देश में समान नकल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक जो बैठक हुई है, तो वह उत्तराखंड में हुई है। दूसरा हमारा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने पहल जो EDU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फॉर्म्स का आयोजन किया गया, तो नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पहले जो भारत के सतत विकास तटीय प्रबंधन और राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान करेगा, तो उड़ीसा। दूसरा हमारा जो ओक्समिगिंग्स 50 किस देश के पूरी तरह से जो ऊर्जा चलाने के लिए मानव रहित जो हवाई जहाज है, तो UAE का नाम है, तो चीन का है। नेक्स्ट है हमारा निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है किस बीमारी से संबंधित है, तो क्षयरोग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 2021 में सबसे लंबे दो रबर बांध जो गयाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो बिहार इज द करेक्ट आंसर है। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं 2022 में के लिए फॉर्चून इंडिया की जो इंडियाज रिचेस्ट की जो सूची जारी की पहले स्थान पर कौन है, तो गौतम अडानी पहले स्थान पर है। भारत में कौन सा खिलाड़ी जो हाल ही में डायमंड बनाए, तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं।
डायमंड लीग चैंपियन जो नीरज चोपड़ा है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो 132 है। तो ये नेक्स्ट है भाई, डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो अभियान शुरू किया गया है? तो बैक्टीरियल्स, तो मेनिंजाइटिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जो रेजिडेंट्स सॉफ्टी ऑफ सिक्योरिटी एक्ट नामक जो बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो मेघालय ने लॉन्च किया है। और देखो ये आज तक की हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की थी। देखो इसमें देखो आपने देखो आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो हमने करंट अफेयर को कैसे साइंस टैग, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इनसे सबसे जो सोशल जस्टिस है, इनसे सबसे कैसे रिलेट किया। तो देखो ये पढ़ने का तरीका यही होता है, इसके बाद कुछ नहीं बच जाता।